सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उसका 2 क्लास हो चुका है। आज उस चैप्टर का ये तीसरा क्लास है। आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का मेरा जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इसको, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि ये गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में गोलीय दर्पण की हम बात करें तो गोलीय दर्पण में हम लोग लेते हैं, अगर जैसे कि ऐसा सपोज करें कि एक कोई गोला है। गोला, अगर ये कांच का गोला हो, अगर ये ग्लास का एक स्फीयर हो, हालो स्फीयर, कांच का एक गोला हो, और इस कांच के गोले से अगर हम मान लो कि इतना ऐसे काट लें, ये इतना अगर इसको काटा जाए और इसके एक साइड में, किसी तरफ एक साइड में अगर इसको हम पॉलिश कर दें, जिसको कलई बोलते हैं, अगर एक तरफ हम इसको पॉलिश कर दें, जैसे सपोज करें कि हम इधर ही पॉलिश कर दें, इसको इधर इसको पॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, तो इधर पॉलिश करेंगे तो इधर वाला जो ये पॉलिश्ड तल हो गया, जो पॉलिश किया गया है, पॉलिश सरफेस हो गया, और एक तरफ पॉलिश जो नहीं किया गया ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा या रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो मिरर बनेगा, ये मिरर हमारा गोलीय मिरर होगा या गोलीय दर्पण होगा, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे इसको। यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने की है कि इसमें जो हम ये पॉलिश कर रहे हैं, पॉलिश हम इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। तो पॉलिश करने के आधार पे, जैसे कि हम पॉलिश अंदर जो इधर या पॉलिश कर दें, जैसे या सपोज करें मान लो हम इधर ऐसे काटें और इधर हम पॉलिश कर दें, इस बाहर तरफ ऐसे ऐसे, और इसको काटे इतना और इसको इधर पॉलिश कर दिए। अगर ऐसे पॉलिश कर रहे हैं तो यहाँ से भी हमारा ये भी एक दर्पण बनेगा और ये भी एक दर्पण बनेगा। कौन सा दर्पण होगा? ये गोलीय दर्पण होगा, स्फेरिकल मिरर होगा। इसके पॉलिश, अब यहाँ देखें, इसका जो इधर का जो ये पृष्ठ है, ये कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। और इसमें परावर्तक पृष्ठ किधर है? अंदर है। ये अंदर वाला क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। इसको रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। और एक तरफ जिधर पॉलिश किया गया, इसको क्या बोलेंगे हम? पॉलिश किया हुआ सरफेस को, ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। और ये किससे काटा गया है? इसको किससे काटा गया है? ये हमारा क्या है? एक गोला है, हालो सिलेंडर है, खोखला गोला है, और एक कांच का, अगर एक किसी खोखले गोले से अगर उसमें से हम क्या करें, काटें और उसको एक तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें, एक तरफ अगर उसको पॉलिश किया जाए तो ये क्या बनता है? यह गोलीय दर्पण बनता है। और चूंकि एक तरफ देखें, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा है और इसमें परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? अंदर की तरफ धंसा है। इसके आधार पर हम गोलीय दर्पण को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी उसके 2 प्रकार का होता है। कि कौन 2 प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण। तो यहाँ पे हम ये भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे अगर गोलीय दर्पण में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? गोलीय दर्पण। वैसे ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है और एक पृष्ठ क्या होता है? पॉलिश्ड किया गया पृष्ठ होता है। उसके आधार पर हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं या इसके 2 प्रकार हो सकते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं गोलीय दर्पण कांच यानी ग्लास, कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसमें एक तरफ कलई की जाती है, कलई या पॉलिश्ड। एक तरफ क्या की जाती है? पॉलिश्ड की जाती है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे ये कोई एक खोखला गोला है, जैसे कि ऐसे मान लें कोई एक खोखला गोला है, ऐसे अगर उसको हम ऐसे काटेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह का। ऐसे काटेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसमें हम क्या करें? या तो इधर पॉलिश कर दें या इधर पॉलिश कर दें। जब इधर पॉलिश करेंगे तो जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो हमारा क्या होगा? ये उभरा होगा ऐसे, तो ये परावर्तक पृष्ठ होगा। या अगर हम इधर पॉलिश कर दें
तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा, लाइट इस पर पड़ेगी, लाइट यहाँ से परावर्तित होगी। तो एक बार हमारा परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है और जब इधर पॉलिश कर रहे हैं तो परावर्तक पृष्ठ हमारा क्या है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो उसके आधार पर हम गोलीय दर्पण को दो हिस्सों में बांट लेते हैं या इसके दो प्रकार कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है। गोलीय दर्पण का प्रकार, जब गोलीय दर्पण के प्रकार की बात करते हैं तो ये दो प्रकार है। एक हमारा है अवतल दर्पण, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। और एक हमारा यहाँ बात करेंगे, एक हमारा होगा सेकेंड नंबर, ये हमारा होगा उत्तल दर्पण, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो देखें अगर अवतल दर्पण की जब बात होगी तो अवतल दर्पण में जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हो, जैसे अगर ये हम बात कर रहे थे, ऐसा गोला है, इस गोले में से हम ऐसे काटे और काट के एक ऐसा ग्लास निकला और हम इसको क्या किए, इधर की तरफ जो उभरा हुआ हिस्सा था इसके तरफ पॉलिश कर दिए और जो परावर्तक पृष्ठ है वो कहाँ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ये धंसा हुआ अंदर पृष्ठ, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ पृष्ठ है और उभरे पृष्ठ पर क्या कर दिए पॉलिश। तो इस तरह अब हमको अपना फेस इसमें देखना होगा तो इधर से देखेंगे ऐसे, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो ये कौन सा दर्पण बना, ये बना हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक जो पृष्ठ है यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस यहाँ लिखा गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की तरफ क्या होता है, दबा होता है या धंसा होता है, दबा होता है, ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, दबा होता है। तो यहाँ देखें जैसे ऐसे अगर हम बनाएं कि ये इस तरह से और इधर की तरफ क्या कर दें, अगर इधर की तरफ हम पॉलिश कर दें तो ये देखें इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये है परावर्तक पृष्ठ जो इधर है, ये कहाँ है, अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है, अंदर की तरफ क्या है, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। उसके जस्ट अपोजिट इसमें हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण वह होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की तरफ उभरा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा होता है। जैसे अगर हम क्या करें, अगर हम इधर पॉलिश कर दें इधर, तो ये कौन सा दर्पण हमारा होगा, ये हमारा होगा उत्तल दर्पण। कौन होगा, उत्तल दर्पण। इसको यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है कि इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। तो ये क्लियर है कि जो दर्पण होता है वह हमारा कोई भी हमारा एक कांच का गोला होगा ऐसा, उसी को अगर हम यहाँ से अगर ऐसे काटें, ऐसे मान लो काट के ऐसे निकला, अगर इधर पॉलिश कर दिए तो परावर्तक पृष्ठ ये होगा जो बाहर की तरफ निकला होगा, ये हमारा होगा उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। अगर हम इधर पॉलिश कर दिए और परावर्तक पृष्ठ अंदर है, धंसा हुआ है, गड्ढे में ऐसे है, तो परावर्तक पृष्ठ ये हुआ। और परावर्तक पृष्ठ अगर ऐसे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा, अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है तो कौन सा हो जाएगा, अंदर की तरफ अवतल, और अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर है तो क्या हो जाएगा हमारा, कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि ये जो गोलीय दर्पण यहाँ पे है, ये गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं, उस मुख्य बिंदु बात करते हैं, या कुछ मुख्य परिभाषा है जो कभी कभी पूछता है एग्जाम में। उसमें से 2-3 परिभाषा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वैसे जनरली हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब चीज़ें हम लोग जब दर्पण से प्रतिबिंब का बनने की बात करेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट हैं जो बार बार आते हैं, तो उस पॉइंट को पहले हम समझ लेते हैं। तो इतना नोट कर लें। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य पॉइंट या मुख्य परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य बिंदु
मुख्य बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं जो गोलीय दर्पण से संबंधित हैं, हम उसकी बात करते हैं। इसमें कुछ बिंदु हैं जो हम यहाँ लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट हैं जो अक्सर पूछता है या वो उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। इसमें अगर हम पहले बात करें, सबसे पहले हम बात करें कि पोल क्या होता है, ध्रुव। हम इसकी बात करेंगे कि ध्रुव क्या होता है, पोल, पोल क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि हमारा वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम लोग बात करेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इसके बाद से इसमें एक पॉइंट है और एक पॉइंट है जो एग्जाम में पूछता है, इसकी परिभाषा पूछता है, इसको याद रखेंगे जो अभी हम बात करेंगे इसकी। ये होता है फोकस, फोकस, ठीक है, ये होता है हमारा फोकस। फोकस क्या, इसी में एक और आता है जिसको हम बात करते हैं कि फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये क्या है। तो इसमें से हम लोग एक एक करके इसमें बात करते हैं कि ये ध्रुव या वक्रता केंद्र ये सब क्या होता है। तो जैसे देखें, मान लें कि ये कोई एक गोलीय दर्पण है, ये मान लेते हैं कि ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ऐसा ये गोलीय दर्पण बना लिया गया, चाहे ऐसे बनाए चाहे गोलीय दर्पण ऐसे ऐसे बना लें। अगर ऐसे ऐसे इधर पॉलिश कर दें, दोनों को लेकर समझ लेते हैं। ऐसे ये गोलीय दर्पण है, हम जानते हैं कि ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी गोले का हिस्सा है, किसी गोले का ही भाग है। खोखले गोले को काट के इसमें एक तरफ पॉलिश कर दिया गया और ये गोलीय दर्पण बना है। अगर इस गोले को अगर हम पूरा, अगर इस गोले को अगर हम इस तरह से, अगर यहाँ से पूरा अगर इसको ऐसे बना लें, ऐसे, या इसको अगर पूरा गोला बना लें ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाए, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ये गोलीय दर्पण है, ये भी, या ये भी एक गोलीय दर्पण है, ये यहाँ पे ऐसे, और इसका इधर तरफ क्या किया गया, इधर की तरफ पॉलिश किया गया, कलई किया गया इधर एक साइड, और इसमें किधर पॉलिश किया गया, इधर पॉलिश किया गया, ऐसे। अगर देखें ये, अगर ये एक दर्पण हमारा, ये हमारा एक दर्पण है, कौन दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा है तो अवतल, और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ऐसे उभरा है, तो ये उत्तल, कन्वेक्स मिरर है। अब देखें, इसमें पहले बात करते हैं कि ये ध्रुव क्या होता है, ध्रुव क्या है, पोल क्या है। तो पोल क्या है, जो भी हमारा चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसी को ध्रुव कहते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जो होता है उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे ये अगर इसका परावर्तक पृष्ठ है तो इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो हो जाएगा वो पोल हो जाएगा। और पोल को हम किससे दिखाएंगे, पोल को हम पी से दिखाएंगे, किससे, यहाँ पर लिख लें, इसको हम लोग पी से दिखाएंगे, पी से, पोल, क्लियर है, ये पोल होता है। यहाँ पे फिर उसके बाद से पोल क्या है, जैसे यहाँ पे पोल हो जाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ का ये मध्य बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। उसके बाद बात हो रहा है वक्रता केंद्र क्या है। तो वक्रता केंद्र, ध्यान दें, अगर ये जो दर्पण काटा गया है तो किसी गोले से काटा गया है ना, और उस गोले का कोई केंद्र है, और वो जो गोले का केंद्र है उसी केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। जैसे ये एक गोला बना है तो इसका कहीं यहाँ पर केंद्र होगा, इसका भी कहीं क्या होगा, यहाँ पर इसका यहाँ केंद्र होगा। तो एक केंद्र को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र किसे दिखाते हैं हम लोग, सी से, किसे दिखाएंगे, सी से। तो ये सी से दिखा लेना है इसको, ये वक्रता केंद्र, यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये क्या हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का है जो गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा गया है उस गोले का जो केंद्र होता है उसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है, तो इसमें लिख लेंगे, लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, इसको लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे कहा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या, यहीं पे सब समझ लेते हैं। ये एग्जाम में अक्सर
एग्जाम में इसका डिफिनीशन नहीं पूछेगा, डिफिनीशन इसका पूछेगा फोकस क्या होता है, तो उसका हम लिखेंगे। इसको आप बस समझ लें कि ये जो पॉइंट यहाँ है इसका मतलब क्या है, ये कैसे इस कोई दर्पण बनाएंगे तो उसको उसमें कहाँ देखेंगे, बस इतना ही समझना है इसमें। तो हम लोग ध्रुव जान गए। ध्रुव क्या होगा, कोई एक हमारा कोई दर्पण होगा, उसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा उसके बीच में एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया गया है, ध्रुव। और वक्रता केंद्र क्या, जो ये हमारा दर्पण है वो गोले, किस गोले से उसको काटा गया है उसका जो केंद्र होगा उसको वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र और इस पोल को जो ऐसे अगर यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसी दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसके मध्य जो दूरी है उसी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। दूसरे तरफ इसको कह सकते हैं कि ये जो दर्पण जिस गोले से काटा गया है उसकी अपनी कुछ त्रिज्या होगी, और उसी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लोग किसे दिखाएंगे, आर से। ये ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो उसी को क्या बोलेंगे हम, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। दूसरा तरीका बताए हैं कि जो ये गोला है, जैसे कि ये गोला है, तो इस गोले का यहाँ केंद्र है, वही वक्रता केंद्र है, और इस केंद्र से और इस दर्पण तक, मतलब ये जो दर्पण हम पॉलिश करके बनाए या इसके सरफेस बोल लें, यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ लिखा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ बात आती है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष क्या है, तो मुख्य अक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो एक सीधी रेखा होती है, जैसे यह है वक्रता केंद्र और यह है ध्रुव, इसको मिलाने वाली जो एक ऐसे सीधी रेखा ऐसे बनाए, ऐसे ऐसा सीधा एक रेखा बनाए, इसी सीधे रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा होता है मुख्य अक्ष। इसको मुख्य अक्ष, या इसको ऐसे मिलाया जाए ऐसे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्लियर है। तो मुख्य अक्ष समझ रहे हैं, मुख्य अक्ष क्या है कि किसी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला के जो मिलाते हुए एक लाइन जो खींचते हैं, एक रेखा जो हम ऐसे ड्रा करते हैं, बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्लियर है इतना। उसके बाद से अब आता है यहाँ पे कि ये फोकस क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बस इतना समझ लें कि फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से दिखाएंगे, ठीक है, और फोकस दूरी को, फोकल लेंथ जो है उसको हम लोग स्मॉल एफ से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, स्मॉल एफ से, और इसको किसे दिखाएंगे, कैपिटल एफ से। अब इन दोनों को समझ लेते हैं कि फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है, अगर इन सबको हम एक फिगर में ऐसे सिंपल बनाएं तो ऐसे बनेगा, जैसे कि मान लो कि यह कोई एक दर्पण है, मान लें कि कोई एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है, कनकेव, अंदर की तरफ इसका धंसा हुआ, ऐसे देखो, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कनकेव, ये कौन सा है, कनकेव, और ये क्या है, यह है कन्वेक्स, कन्वेक्स, ये है उत्तल और ये है अवतल। कनकेव ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक देखें, यहाँ पे आ रहा है केव, एक वर्ड आया केव, मतलब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो केव की तरह है, अंदर की तरफ धंसा हुआ। केव मतलब गुफा होता है, ये अंदर की तरफ है, तो ये कनकेव होता है, और उसी का उल्टा क्या होगा, हमारा कन्वेक्स होगा। अगर यहाँ पे कनकेव है और यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारा पोल, और यहाँ इसका क्या होगा, ये पोल को अगर, और यहाँ एक सेंटर होगा मान लो इसका, इसको अगर मिलाते हुए यहाँ पे हम एक लाइन खींचे, ऐसे ऐसे एक लाइन खींचे ऐसे, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, और ये जो लाइन ऐसे खींची गई इस लाइन को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मुख्य अक्ष। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है। तो इतना पहले नोट कर लें, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। नोट करें इतना, ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि कठिन है, इसका ये बेसिक चीज़ है तो इसको बताना पड़ रहा है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये हमको जानना चाहिए, तभी हम लोग आगे की जो चीज़ें हैं उसको समझ पाएंगे। तो ये बस बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको बताया जा रहा है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लें, ये सब क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि इतना कठिन हम कर नहीं पाएंगे, बहुत आराम से कर पाएंगे इसको। एक बार केवल ध्यान से इसको सुन लें, फिगर को सही से समझ लें, बहुत ईजी है। तो ठीक है, नोट कर लें। हम बात करते हैं फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। हम लोग कुछ पॉइंट की बात कर रहे थे, उसमें अभी हम लोग बहुत सारे पॉइंट की बात की है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये फोकस क्या है, फोकस या मुख्य फोकस। चलो मुख्य फोकस लिख लेते हैं, मुख्य
फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। हम लोग बात करते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। इसको समझने के लिए यहाँ पर अगर हम एक दर्पण यहाँ बनाएं, जैसे कि मान लें कि यह एक दर्पण है, ठीक है, ऐसा एक दर्पण बनाए यहाँ पे, ठीक, और इसका यहाँ पर सेंटर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव। और यहाँ से जो एक लाइन अगर ऐसे हम बनाए, एक ऐसे लाइन ऐसे बना रहे हैं, इस लाइन को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ये क्या हमारा होगा, ये हमारा होगा मुख्य अक्ष। और इसकी हम बात किए हैं। और यहाँ पर कहीं क्या होगा, कहीं पर यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा, वक्रता केंद्र। और ये क्या है, ध्रुव है, जिसको हम लोग P से दिखा रहे थे। और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। अगर और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोल रहे थे, वक्रता त्रिज्या। अगर हम यहाँ पर अगर उत्तल दर्पण बनाते ऐसे, ये हमारा उत्तल दर्पण होता, ये उत्तल दर्पण। और इसका यहाँ पर क्या है, ये हमारा पोल या ध्रुव, यहाँ से लाइन ऐसे खींचते तो ये क्या बनता हमारा, मुख्य अक्ष। और यहीं पर कहीं कहाँ होता है, यहीं पर C होता, वक्रता केंद्र। तो अब इसको समझते हैं कि मुख्य फोकस इसमें कहाँ होता है, मुख्य फोकस इसमें कहाँ पर है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब हमारा किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें या आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। फिर से एक बार बताएं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, मतलब इसके समांतर ऐसे प्रकाश की किरणें इस पे जाएंगी और यहाँ टकराएंगी, और टकराने के बाद यहाँ से क्या होगी, परावर्तित होगी। और जब परावर्तित होगी तो कहीं इस मुख्य अक्ष को क्या करेगी, कहीं पर काटेगी। और मुख्य अक्ष को वो जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी बिंदु को हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस। तो ऐसे लिख सकते हैं, अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ बना के, मुख्य फोकस में लिख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य अक्ष में मुख्य फोकस में हम लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यही पर ध्यान देना है, जिस बिंदु पर मिलती हैं। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। अभी इसको समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है, के लिए मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये होगा उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस, इसको कैपिटल F से दिखाएंगे, मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ये मुख्य फोकस उसको कहते हैं। इसका क्या मतलब है यहाँ समझ लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, इसमें पढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर इस पर लाइट ऐसे जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगी, और भी लाइट ले सकते हैं, और भी लाइट यहाँ से जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ से जब जाएगी तो यहाँ से टकराने के बाद वहाँ से क्या होगी, परावर्तित होगी। और परावर्तित होगी तो मान लो ये इधर आई, ये परावर्तित होकर मान लो इधर चली गई, ऐसे
तो यहाँ पे इधर परावर्तित हो गई और ये परावर्तित होकर इधर आई, मतलब लाइट ऐसे गई परावर्तित होकर इधर आ गई, यहाँ से लाइट गई परावर्तित होकर इधर चली गई। तो ये जहाँ पर काट रही है जिस बिंदु को, कहाँ पर लिखा गया है कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। और जहाँ पर मिलती है लिखा गया जहाँ पर मिलती है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण के लिए ये बिंदु हमारा क्या हो जाता है, ये अवतल दर्पण के लिए ये बिंदु फोकस हो जाता है। उसी तरह से अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर लाइट इस पर जाके पड़ रही है तो ये परावर्तन के पश्चात इधर चली जाती है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर इस पर लाइट जाके ऐसे पड़ रही है तो परावर्तन के पश्चात इधर चली जाती है। क्योंकि ये जो परावर्तित किरणें हैं ये मुख्य अक्ष को कहीं पर काटेंगी तो नहीं, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो ये तो कहीं नहीं काटेंगी। तो इनको क्या है, अगर इनको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाया जाए ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मिलती हुई क्या होंगी, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वही लिखा गया मिलती हुई प्रतीत होती है, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इसी बिंदु को हम फोकस बोलते हैं। ये बिंदु क्या हो गया, फोकस हो गया। इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको जब हम ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ काटेगी, और इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे काटेगी, यहाँ पे मिलेगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस। तो इसको चाहें तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग। जैसे अगर एग्जाम में पूछ दे कि मुख्य फोकस किसके लिए परिभाषित कीजिए, अवतल दर्पण के लिए। ये क्या है हमारा, ये हमारा है अवतल, ये हमारा क्या है, उत्तल। अगर एग्जाम में पूछ दे कि अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस क्या होता है बताइए, तो क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बस तब ये लिखने की उसमें जरूरत नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, केवल यहीं पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और अगर उत्तल दर्पण के लिए पूछ दे तो क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो इसमें दोनों लिख दिया गया है, आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये हुआ। अब इसमें एक चीज और है जिसको हम लोग बात कर रहे थे कि ये फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसको हम लोग फोकल लेंथ बोल रहे थे, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ क्या है, तो इसको थोड़ा समझ लें कि फोकस और ध्रुव के जो बीच का जो दूरी है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। जैसे ये फोकस बना है ना, यहाँ पे ये फोकस या फोकस, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। यही क्या हो जाएगा हमारा फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। किससे दिखाते हैं इसको, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, यहीं लिख दे रहे हैं, इसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। क्लियर है इतना, तो फोकस और फोकस दूरी क्लियर है। तो ये रहा कुछ इससे कुछ छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं जो हमको ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है। तो यहाँ तक ठीक है, ये हम कुछ पॉइंट की बात कर रहे थे जो दर्पण के साथ प्रयोग किया जाता है। दर्पण में जैसे ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, तो ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें कुछ पॉइंट और हैं उसको हम बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा एक है यहाँ पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं द्वारक, जिसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर। ये क्या होता है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि एपर्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग दो तरीके से समझते हैं, दो, जिसमें से एक हमारा होता है लीनियर अपर्चर, एक हम इसमें बात करते हैं, एक हमारा होता है लीनियर अपर्चर, और एक हमारा होता है एंगुलर अपर्चर। इसको बात करते हैं, इसको बोलते हैं रेखीय द्वारक, और एक होता है हमारा कोणीय द्वारक। तो समझ लेते हैं कि रेखीय द्वारक और कोणीय द्वारक कैसे समझेंगे इसको, तो हम ऐसे फिगर से ही समझ लेते हैं। जैसे कि मान लें कि अगर हम, जैसे कि मान लें ये दर्पण बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे अलग से बना है कहीं, इसको इधर मिटा दे रहे हैं, इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं। जैसे यहाँ द्वारक को अगर हम यहाँ से समझें, यहाँ से द्वारक को हम यहाँ समझ रहे हैं, तो देखेंगे इसमें क्या है, जैसे कि जैसे मान लो कि एक
हम बना ले रहे हैं, जैसे ये हमारा एक दर्पण है, ठीक, ये ऐसे दर्पण बना रहे हैं अलग से, ठीक है। यहाँ इसका वही पोल था, इसका इधर सेंटर था, और ये हमारा क्या था, मुख्य अक्ष था, जो भी था ऐसे, ठीक है, सब वहाँ लिखा गया है। अब यहाँ तो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे समझें कि यहाँ से ये जो हमारा एक मिरर है, दर्पण है, इस दर्पण का जो ये इसका जो डायमीटर है, किसका, इस दर्पण का ये जो डायमीटर है, यहाँ से दिख रहा होगा, इसकी बात कर रहा है, ये जो इसका डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो डायमीटर है, ये दर्पण का ये डायमीटर है, व्यास है, और ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही हमारा रेखीय द्वारक। ये हमारा क्या है, ये हमारा है रेखीय द्वारक। तो इसका रेखीय द्वारक ये है। अगर ये दर्पण बड़ा होता, इतना बड़ा होता, तो रेखीय द्वारक ये हो जाता, ऐसे रेखीय द्वारक हो जाता है। अगर ऐसे पॉलिश कर देते इधर, ये रेखीय द्वारक हो जाता। तो द्वारक क्या होता है, लीनियर अपर्चर क्या है, कि जो हमारा दर्पण है उसका ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय द्वारक। अब बात आती है कि कोणीय द्वारक क्या होता है। कोणीय द्वारक को कैसे समझते हैं, तो देखें इसमें कोणीय द्वारक की जब बात करते हैं कि इसमें अगर यहाँ से इसका सेंटर होगा यहाँ पे, इसके सेंटर को हम यहाँ से ऐसे बना लें, ऐसे थोड़ा कलर चेंज करते हैं यहाँ से, अगर ये और यहाँ से ऐसे, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इस यहाँ पर कितना एंगल यहाँ बना रहा है, यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय द्वारक। ये जो एंगल बना, कौन एंगल बना रहा है, ये दर्पण। यहाँ ये जो दर्पण है, ये दर्पण यहाँ पर, जैसे यहाँ पे ऐसे जो इसका रेडियस था उसको बनाया, जिसको वक्रता त्रिज्या बोल रहे थे, ये दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, यही इस दर्पण का क्या है, कोणीय द्वारक है। और रेखीय द्वारक क्या है, रेखीय द्वारक समझ गए कि इसका जो ये डायमीटर है, जितना ये बना हुआ है, ये जो दर्पण बना है, इस यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ पे अंतिम पॉइंट है, इन दोनों को ऐसे मिलाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर या व्यास, इस दर्पण के लिए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय द्वारक। तो ये हमारा है रेखीय द्वारक यहाँ जो है, और ये जो यहाँ ऐसे बनाए और यहाँ जो एंगल बना, वही हमारा क्या बनता है, कोणीय द्वारक बनता है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखेंगे कि ये क्या होता है, कभी अगर ऐसा आता है सामने तो ये दिमाग में आ जाए कि द्वारक भी हम सुने थे कि द्वारक क्या होता है, ठीक है। और एक चीज़ और होता है इसमें, एक पॉइंट और उसको भी समझ लें, जिसमें एक होता है हमारा इसमें कि फोकल प्लेन क्या होता है। एक पॉइंट और बात कर लेते हैं। तो हम लोग मुख्य अक्ष, एक कुछ पता नहीं कौन सा नंबर था, उसके बाद हम लोग द्वारक की बात की यहाँ पे, और एक और हम लोग बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं उसको। एक पॉइंट और है हमारे, जो एक है हमारा फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, ठीक है, मतलब फोकस जहाँ पे है वहाँ पर एक प्लेन बनता है, उसी को फोकल प्लेन कहते हैं। ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फोकल प्लेन, ये फोकल प्लेन क्या है, देखें क्या है। जैसे ये जो फोकस है, इस फोकस पे ही एक क्या बन जाए, जैसे एक प्लेन बना लिया जाए। जैसे ऐसा समझ लें कि यहाँ पर एक ऐसा मान लो एक दफ्ती हो और यही फोकस पे हो ऐसे, जैसे मान लें कि ये दर्पण है और दर्पण का ये फोकस है, यहाँ पे ये दर्पण का यहाँ पे क्या है, फोकस है। तो यहाँ पर एक प्लेन ऐसे रख दिया जाए जो एकदम फोकस पे, जो बिंदु है उस पर क्या हो, लंबवत हो ऐसे, ये दर्पण, और वहाँ पर ये एक प्लेन ऐसे रख दिया जाएगा। ये प्लेन कहाँ पे है, ये फोकस पे। तो एक फोकस पर अगर कोई प्लेन है तो इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। ये भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर एक क्या बन जाता है, यहाँ पर एक प्लेन होता है। कहाँ पर होता है, ये फोकस पे। यहाँ पर एक बना लें अगर ऐसे, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक ऐसे एक प्लेन होता है। ये कहाँ पे होता है हमारा, ये हमारा कहाँ पे है, फोकस पर ही। जैसे जो फोकस है उसी बिंदु पर मान लो कोई एक प्लेन ऐसे बना दो, एकदम सीधा ऐसे प्लेन। ये कहाँ, इसी पर क्या है, इस बिंदु पर यहाँ फोकस है, और इसी पर हम क्या बना दिए, ऐसे एक प्लेन वहाँ खड़ा कर दिए। तो ये फोकल, इसी हम प्लेन को क्या बोलते हैं, ये जो प्लेन है उसी प्लेन को फोकल प्लेन। तो इसको ध्यान रखेंगे फोकल प्लेन क्या है। तो ये रहा हमारा दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट। जहाँ भी दर्पण आएगा तो ये सारे पॉइंट वहाँ पर आएंगे, इसलिए इस पॉइंट को अपने ध्यान में रखें। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक छोटा सा चीज़ और है जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि ये फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ये फोकस दूरी कैसे दिखा रहते हैं, स्मॉल f से, तथा
वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध इन दोनों में क्या संबंध है? तो यहाँ पे हम लोग वही बात किए थे कि अगर एक कोई दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये हमारा पोल है और यहाँ क्या था, वक्रता त्रिज्या, और यहीं पर बीच में क्या आया था, फोकस। यहीं बीच में क्या आया था, फोकस। ऐसा था ना कि इस पर लाइट ऐसे जाएगी, परावर्तित होने के बाद यहाँ से जाएगी ना, तो ये हमारा क्या था, फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, आर, ये वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोल रहे थे, स्मॉल एफ, फोकस दूरी, यही था। तो अब पूछा जा रहा है कि इस स्मॉल एफ में और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो यार इसमें याद रखना है कि इसमें जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वो एफ के डबल होती है, एफ के क्या होती है, डबल होती है। यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो हमारी फोकस दूरी की कितनी होती है, डबल होती है, 2 गुनी होती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी याद रखें। क्लियर है इतना बात? इसका प्रूफ भी है, लेकिन वो प्रूफ हमारे क्लास 10th में नहीं है, वो इसका प्रूफ हमारा क्लास 12th में है। तो अगर क्लास 12th में वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। अभी ठीक है, इतना कर लें। अब इस पे बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछता है। कभी फोकस दूरी दे देगा तो कहेगा वक्रता त्रिज्या बताइए, कभी वक्रता त्रिज्या दे देगा तो कहेगा फोकस दूरी बताइए। इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछता है एकदम। जैसे मान लो कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, कोई क्वेश्चन ऐसे ले ले कि कोई दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी। इसमें बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। इसमें जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन मान लो पूछ लिया कि किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, एकदम सिंपल सा, एकदम ऐसे, एकदम सिंपल है। ये क्या दिया है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की एफ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या आर पूछ रहा है कि आर कितना होगा। अभी हम जानते हैं कि आर बराबर 2f होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 20 बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर। बस ये एकदम सिंपल सा चीज़ है। तो ऐसा भी पूछता है, कभी फोकस दूरी दे देगा, वक्रता त्रिज्या पूछेगा, कभी वक्रता त्रिज्या दे देगा, फोकस दूरी पूछेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो इतना नोट कर लें। अब हम लोग इसके बाद से बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, जिसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ेंगे।